नमस्ते सर। नमस्ते। आज का क्लास नमस्कार सर। नमस्ते। तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र में हमने देखा कि ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु और उनसे जुड़ी नाड़ियों से बनता है। फिर हमने मस्तिष्क के 5 भाग देखे और वो क्या क्या काम करता है उस पर हमने चर्चा किया। अब इसमें एक और सवाल आता है जो ज्यादा नंबर वाला रहता है। 10 नंबर या 17 नंबर वाले में ये सवाल आता है कि तंत्रिका तंत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरह का ये सवाल आएगा और इसमें हमको तंत्रिका तंत्र में सब कुछ बताना रहता है। तो पहले हम ये बताते हैं कि तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा जाता है। पढ़ने की दृष्टि से तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है ना। तंत्रिका तंत्र को हमने 2 भाग में बांटा। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र माने जो केंद्र में है, जो मुख्य है। इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, है ना। हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे भाग को हम कहते हैं परिसरीय या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। परिसरीय माने हमारे आसपास का, आजू बाजू का। तो ऐसी नाड़ियां जो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको हम परिसरीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र को हमने पढ़ने की दृष्टि से 2 भाग में बांटा। एक भाग को हमने कहा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरे भाग को हमने कहा परिसरीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 भाग में बांटा जाता है ना। इसको हम कहते हैं, जैसे आपका मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से हैं। तो इन्हीं में फिर से 2 भाग होता है। एक को हम कहते हैं इच्छावर्ती तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो आपकी इच्छा के अनुरूप काम करता है। और दूसरे को हम कहते हैं अनिच्छावर्ती तंत्रिका तंत्र या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो आपके इच्छा के बगैर काम करता है। आपकी इच्छा नहीं है फिर भी वो काम चल रहा है। तो इच्छावर्ती में, वॉलंटरी में आप अपने हाथ, पैर, गर्दन, मुंह, इसकी मांसपेशियों को रख सकते हैं, जो आपकी इच्छा के अनुसार बोलते हैं, काम करते हैं, चलते हैं। और अनिच्छावर्ती तंत्रिका तंत्र, इनवॉलंटरी सर एक बार फिर से बोलिए। के अंतर्गत सर एक बार फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया। तो फिर से ही बता रहा हूं भाई। जी। तंत्रिका तंत्र को पढ़ने की दृष्टि से 2 भाग में बांटा जाता है। पहले भाग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आता है। और दूसरे भाग को परिसरीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसके अंतर्गत इनसे निकलने वाली नाड़ियां, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली नाड़ियां आती हैं। तो ये केंद्रीय और परिसरीय 2 भाग में हमने इसको बांट दिया। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से 2 भाग में बांट रहे हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में फिर से 2 भाग कौन से होंगे? एक होगा इच्छावर्ती तंत्रिका तंत्र, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो आपकी इच्छा से काम करता है, जैसे हाथ और पांव। और दूसरे भाग को हम कहेंगे अनिच्छावर्ती तंत्रिका तंत्र,
इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, अपने आप काम कर रहे हैं। आप अपना माइक ऑफ करिए दर्शन जी। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हमने पढ़ने की दृष्टि से फिर से दो भाग में बांटा। एक को हम कह रहे हैं इच्छावर्ती या वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कह रहे हैं अनिच्छावर्ती, जो आपकी इच्छा से काम नहीं करता, इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो इच्छावर्ती कौन से हैं? जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जैसे गर्दन की मांसपेशियां, मुंह की मांसपेशियां जिससे आप बात करते हैं, और हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां जिससे आप चलते हैं और कई प्रकार के काम करते हैं। ये इच्छावर्ती है, वॉलंटरी है। लेकिन इनवॉलंटरी कौन से हैं, अनिच्छावर्ती कौन से हैं, जो आपकी इच्छा के बगैर काम कर रहे हैं? तो हम इसमें पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, इन तीन तंत्रों के, तंत्रिका के नाड़ियों को रखते हैं, जो हमारी इच्छा के बगैर काम करते हैं। इसको अनिच्छावर्ती कहते हैं, क्योंकि अनिच्छावर्ती अपने आप काम कर रहा है, आपकी आज्ञा नहीं मांग रहा है, आपकी इच्छा के बगैर काम कर रहा है। हम इसको एक दूसरा नाम भी दे देते हैं। दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक माने जो काम ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे आपका सांस लेना ऑटोमेटिक चल रहा है, आप इच्छा नहीं कर रहे हैं फिर भी वो काम चल रहा है। हृदय का धड़कना और रक्त का शरीर के चारों ओर गमन करना, ये भी आपकी इच्छा के बगैर काम कर रहा है, इसलिए इसको भी हम अनिच्छावर्ती या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये दिया है पेज नंबर 177, 177। इसमें अनिच्छावर्ती नाड़ी संस्थान या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में दिया है। हिंदी में इसको हम स्वायत्त नाड़ी संस्थान कहते हैं। स्वायत्त माने खुद से काम करने वाला। तो स्वायत्त नाड़ी संस्थान, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब चूंकि ये अपने आप काम कर रहा है, तो अपने आप जो काम कर रहा है वो आप किस तरह से देखते हैं? सांस लेना और छोड़ना, ये दो तरह का काम हुआ। आपने सांस लिया और छोड़ दिया। हृदय का संकुचित होना और हृदय का फैलना, ये भी दो तरह का काम हुआ। फिर जैसे आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय लार का निकलना, और जैसे ही आप भोजन बंद करते हैं लार का निकलना बंद हो जाता है। तो हम पूरे स्वायत्त नाड़ी संस्थान को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फिर से दो भाग में बांट सकते हैं। इसका नाम है अनुकंपी नाड़ी संस्थान और परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान। ये दिया है पेज नंबर 178 में। पेज नंबर 178 में दो नाम लिखे हैं। सिंपैथेटिक नाड़ी संस्थान, जिसको मैं कह रहा हूं अनुकंपी नाड़ी संस्थान, हिंदी में उसका नाम है, और दूसरा लिखा है पैरासिम्पैथेटिक नाड़ी संस्थान या परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान। तो ये जो अनुकंपी और परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान है, इसमें से परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान शरीर को उत्तेजित करने का काम करता है, शरीर को सचेत करने का काम करता है,
और जो सिंपैथेटिक नाड़ी संस्थान है, अनुकंपी नाड़ी संस्थान है, वह शरीर को रिलैक्स करने का काम करता है, शरीर में शिथिलता लाता है। जैसे आपने योग में पढ़ा होगा, एक नाड़ी ईड़ा है और एक नाड़ी पिंगला है। तो ईड़ा नाड़ी क्या करती है? शरीर में शिथिलता लाती है, नींद लाती है और शरीर को रिलैक्स करती है। और पिंगला नाड़ी क्या करती है? शरीर को उत्तेजना देती है, शरीर से काम करवाती है, शरीर को सचेत रखती है, ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा देती है। तो आप अनुकंपी नाड़ी संस्थान को ईड़ा नाड़ी कह सकते हैं और परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान को पिंगला नाड़ी कह सकते हैं। तो इस तरह हमने तंत्रिका तंत्र को पहले दो भाग में बांटा था, केंद्रीय और परिसरीय। केंद्रीय के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते थे। फिर हमने केंद्रीय को फिर से दो भाग में बांटा। एक को हमने कहा इच्छावर्ती, जो हमारी इच्छा से काम कर रहा है, वॉलंटरी, और दूसरे को हमने कहा अनिच्छावर्ती, इनवॉलंटरी, जो हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो जो हमारी इच्छा से काम नहीं कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है, ऑटोमेटिक नाम का काम कर रहा है, उसको हमने नाम दे दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और चूंकि ये अपने आप काम कर रहा है, तो काम दो तरह का होता है, फूलना और पिचकना। हृदय फूलती है और पिचकती है, और फेफड़े भी फूलते हैं, फैलते हैं और पिचकते हैं। मांसपेशी भी संकुचित होती है और फैलती है। इसी तरह हमारा पाचन तंत्र भी लगातार फूलते पिचकते रहता है। तो ये जो फूलना पिचकना है, इसको आप उत्तेजना और शिथिलता कह सकते हैं। शिथिलता लाने के लिए अनुकंपी या सिंपैथेटिक नाड़ी संस्थान काम करता है, और उत्तेजना लाने के लिए, फैलाने के लिए, हमारा पैरासिम्पैथेटिक या परा अनुकंपी नाड़ी संस्थान काम करता है। क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, परीक्षा में ज्यादा नहीं आता, फिर भी आपको इसको याद रखना चाहिए कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, अनुकंपी और परा अनुकंपी क्या काम करते हैं। इसको आप ईड़ा और पिंगला नाड़ी से जोड़ सकते हैं। फिर तंत्रिका तंत्र में एक लास्ट क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ये दिया है पेज नंबर 174 में। इसको यहां पर प्रतिक्षिप्त क्रिया लिख दिया है, जबकि इसका नाम है प्रत्यावर्ती क्रिया। आपने इसको अपने 8वीं 9वीं की किताब में पढ़ा होगा, प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि भाई प्रत्यावर्ती क्रिया हम किसको कहेंगे? इंग्लिश में इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन माने जवाबी हमला, जवाबी क्रिया। तो जैसे उदाहरण के तौर पे आपके आंख के सामने कोई धूल का कण आ जाए या कोई कीड़ा आ जाए, तो आंख तुरंत बंद हो जाती है, पलकें बंद हो जाती हैं। इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह आपका हाथ किसी गर्म चीज से टकरा गया, तो आप हाथ को तुरंत वापस खींच लेते हैं। इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कोई मच्छर आपको काट रहा है, तो आप उस मच्छर को तुरंत भगा देते हैं। इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें मस्तिष्क को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो घटनाएं तुरंत घटित हो जाती हैं, इसको हम प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप बिना सोचे विचारे उस काम को कर देते हैं। ये काम प्रत्यावर्ती क्रिया कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। तो इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं।
जैसे गांव में किसी के घर में आग लग गई और गांव वाले सोच रहे हैं कि हम इसको मुख्यमंत्री को बताएंगे, तो मुख्यमंत्री इस आग को बुझाने के लिए अपना दल भेजेंगे। तो आग लगी है और आप मुख्यमंत्री तक संदेश पहुंचा रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री वापस आपको जवाब दे रहा है, इसमें बहुत समय लग जाता है, तब तक गांव जल जाएगा। तो मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि के रूप में वहां पर एक सरपंच को बैठा देते हैं, शहरों में नगर निगम के कमिश्नर को बैठा देते हैं, ताकि जो घटनाएं तुरंत हो रही हैं, जिसमें तुरंत निर्णय लेना है, वो काम वहां पर तुरंत हो जाए, मुख्यमंत्री तक वो बात न पहुंचे, ज्यादा नुकसान न हो। तो हमारे मस्तिष्क को आप मुख्यमंत्री के समान समझ सकते हैं, और हमारा मेरुरज्जु सरपंच की तरह काम करता है। ये जो तुरंत वाली घटनाएं होती हैं, यह मेरुरज्जु में जो कुछ केंद्र होते हैं जहां पर तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, वहां से संचालित होते हैं। तो यहां पर पेज नंबर 175 में एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड से, मेरुरज्जु से दो नाड़ियां निकली हैं। एक नाड़ी सूचना को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रही है और दूसरी नाड़ी उस सूचना के आधार पर एक्शन ले रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड तुरंत ही इन घटनाओं को करा देता है, अंजाम दे देता है, ताकि हमारे शरीर को ज्यादा नुकसान न हो। तो रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत होने वाली घटनाओं को कहते हैं, और ये घटनाएं मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड से संचालित होती हैं। हमको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तंत्रिका तंत्र। इसमें से आपको कोई सवाल पूछना है तो बताइए, फिर हम आगे अंतःस्रावी ग्रंथि पर पहुंचते हैं, उसको शुरू करेंगे। हमने इसमें तंत्रिका कोशिका का चित्र देखा। इस कोशिका से ही ब्रेन बनती है, नाड़ियां बनती हैं, स्पाइनल कॉर्ड बनती हैं। फिर हमने मस्तिष्क की संरचना को देखा, किस तरह सेरेब्रम है, छोटा मस्तिष्क है, सेरेबेलम है, मध्य मस्तिष्क है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है, और उसके क्या क्या काम हैं। फिर हमने पढ़ाई की दृष्टि से तंत्रिका तंत्र को कितने भाग में बांटा जाता है और वो किस तरह काम करते हैं उसको देखा। और लास्ट में हमने प्रत्यावर्ती क्रिया देखा, और प्रत्यावर्ती किस तरह काम करता है, कहां से संचालित होता है, उसके बारे में देखा। तो कोई प्रश्न है, कोई डाउट है? नो सर। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लास्ट अध्याय है, और ये अध्याय है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ग्रंथि किसको कहते हैं, है ना। तो ग्रंथि की परिभाषा है ऐसा अंग जिससे किसी प्रकार का स्राव होता है, जिससे किसी प्रकार का सिक्रीशन होता है, उसको हम ग्रंथि कहते हैं, है ना। क्लियर है? ऐसा अंग जिससे किसी प्रकार का स्राव होता है, सिक्रीशन होता है, उसको हम ग्रंथि कहते हैं। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आंसू की ग्रंथि आंख में पाई जाती है, आंसू निकालती है। लार की ग्रंथि मुंह में पाई जाती है और लार निकालती है, लार का सिक्रेशन करती है। फिर त्वचा में हमने पसीने की ग्रंथि को भी देखा,
उसका काम पसीना बनाना है। और हमने त्वचा में ही तेल की ग्रंथि देखा, सीबेसियस ग्लैंड देखा, जिसका काम सीबम का निर्माण करना है, तेल का निर्माण करना है। इसी प्रकार हमने जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो ऐसी ग्रंथियां देखी जो पाचन में मदद कर रही थी, जैसे अमाशयिक स्राव, अमाशय से निकलने वाला स्राव, तो अमाशय एक ग्रंथि हुआ। इसी तरह यकृत का स्राव, यकृत से एक स्राव निकलता है, तो यकृत को हम ग्रंथि कह सकते हैं। इसी प्रकार अग्नाशयिक स्राव, अग्नाशय से भोजन को पचाने के लिए एक स्राव निकलता था, तो इसको हम अग्नाशयिक स्राव कहते थे, और अग्नाशय एक ग्रंथि हो गई। तो किसी भी प्रकार का स्राव जहां से बाहर आता है उसको हम ग्रंथि कहते हैं। अब ग्रंथियों को दो भाग में बांटा जाता है। शिवम जी अपना वीडियो बंद कर लीजिएगा प्लीज। तो ग्रंथियों को दो भाग में बांटा जाता है। पहला, ऐसी ग्रंथियां जिसका स्राव, जिसका सिक्रीशन सीधे खून में मिल जाती हैं, रक्त में मिल जाती हैं, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, है ना। इनका स्राव सीधे ही रक्त में मिल जाता है, खून में मिल जाता है। फिर कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जिनका स्राव खून में नहीं मिलता, बल्कि कहीं इधर उधर जाता है। इसको हम बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? आंसू की ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि, लार की ग्रंथि, है ना। इन ग्रंथियों का स्राव त्वचा पर आता है, लार की ग्रंथियों का स्राव मुंह में आता है। लीवर, लीवर की ग्रंथि का स्राव भी पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है, खून में नहीं मिलता। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज का पाचक रस वाला स्राव भी छोटी आंत में जाता है, खून में नहीं मिलता। तो इन सब को हम क्या कह सकते हैं? बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। फिर कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिनका स्राव खून में मिल जाता है, जैसे थायराइड ग्रंथि। ये अपने स्राव को खून में मिला देती है, ब्लड में मिला देती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, इसका स्राव भी सीधे खून में, रक्त में मिल जाता है। इसी तरह एड्रिनल ग्रंथि, है ना, एड्रिनलिन वाली ग्रंथि, इसका स्राव भी खून में मिल जाता है। तो ऐसी ग्रंथियां जिसका स्राव खून में मिलता है, रक्त में मिल जाता है, उसको हम अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो हमने ग्रंथियों का दो भाग में विभाजन कर दिया, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो दोनों तरह से व्यवहार करती हैं। उनका एक भाग बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है और दूसरा भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम करता है। उदाहरण के लिए पैनक्रियाज या अग्नाशय। अग्नाशय पाचक रस बनाता है और ये पाचक रस जाकर के छोटी आंत में मिलता है। तो पैनक्रियाज का ये वाला भाग बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में जाना जाएगा। लेकिन पैनक्रियाज हार्मोन भी बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन सीधे ही रक्त में मिल जाते हैं,
ब्लड में मिल जाते हैं। तो पैनक्रियाज के इस वाले भाग को हम अंतःस्रावी ग्रंथि में रख सकते हैं। तो पैनक्रियाज में क्योंकि दोनों काम हो रहा है, बहिस्रावी वाला काम भी हो रहा है, अंतःस्रावी वाला काम भी हो रहा है, तो हम पैनक्रियाज को क्या कह देंगे? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, है ना। पैनक्रियाज क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। इसमें बहिस्रावी वाला भी काम होता है, अंतःस्रावी वाला काम भी होता है, इसलिए ये मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। तो ये हुआ ग्रंथियों के बारे में कि ग्रंथि क्या करती है और ये कितने प्रकार की होती है। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम 7 प्रकार के ग्रंथियों को पढ़ते हैं, जो पेज नंबर 179 में दिया गया है। पेज नंबर 179, 179 में आप एक चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में 7 प्रकार की ग्रंथियों को दिखाया गया है। इन्हीं 7 प्रकार की ग्रंथियों को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला, ऊपर की ओर से शुरू करें तो सबसे पहला हमको मिलता है पीयूष ग्रंथि या पीयूषिका। इंग्लिश में इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के नीचे सिर में पाया जाता है। इसका साइज, इसका आकार मटर के दाने की तरह होता है। आपने मटर देखा होगा, मटर खाया होगा। तो मटर का दाना कैसा रहता है? गोल रहता है और छोटा सा रहता है। तो ये मटर के दाने की तरह छोटा सा रहता है। और जैसे मटर में भीतर 2 दाने पाए जाते हैं, 2 दाल पाए जाते हैं, ठीक उसी तरह ये 2 भाग में बटा होता है। तो ये जो 2 भाग में बटा है, उसका पहला भाग सामने की तरफ रहता है, बाहर की ओर, सामने की ओर, जिसको हम एंटेरियर चैम्बर या एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पेज नंबर 190 में ये लिखा है ना। अग्र कक्ष, सामने वाला भाग। और मटर का पिछला हिस्सा, पिछला दाल, उसको हम नाम दे देंगे पश्च कक्ष, पिछला कमरा या न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो सामने वाला कमरा अलग हार्मोन बनाता है और पीछे वाला कमरा अलग हार्मोन बनाता है। तो पेज नंबर 190 में देखिए 7 प्रकार के हार्मोन का नाम लिखा है जो सामने वाला हिस्सा बनाता है। पेज नंबर 190, इसमें सबसे पहला आप देखिए क्या लिखा है? वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसको इंग्लिश में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ माने वृद्धि, विकास। तो ये अपने नाम के अनुरूप शरीर के विकास में मदद करता है, शरीर के वृद्धि में मदद करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा सा रहता है, 1 बित्ते का रहता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसके शरीर का आकार भी बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि उसके शरीर में ये वृद्धि हार्मोन लगातार बन रहा है। तो उसका शरीर 4 फीट, 5 फीट या 6 फीट तक बढ़ जाता है। अब मान लीजिए उस बच्चे के शरीर में ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, वृद्धि हार्मोन नहीं बन रहा है, या बहुत कम मात्रा में बन रहा है। तो क्या होगा? क्योंकि वृद्धि हार्मोन नहीं बन रहा है, उसके शरीर का विकास
नहीं हो पाएगा और वो बौना रह जाएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग बौने होते हैं, टीवी में फिल्मों में भी देखा होगा कि कुछ लोगों का शरीर छोटा होता है, बौने होते हैं। उनमें वृद्धि हार्मोन नहीं बनता, इसलिए उनका शरीर छोटा रह जाता है। अब इसका उल्टा भी होता है। अगर किसी के शरीर में ये वृद्धि हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगे, तो क्या होगा? उसका शरीर बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे खली नाम के एक पहलवान हैं जो WWF फाइटिंग लड़ते हैं, उनका शरीर 7.5 फीट का है, बहुत लंबे चौड़े हैं। तो वृद्धि हार्मोन का ज्यादा मात्रा में निकलना भी बीमारी लाता है, विकृति लाता है। और वृद्धि हार्मोन का नहीं बनना या बहुत कम मात्रा में बनना भी विकृति लाता है। इसको शरीर के अनुपात में, एक मध्यम अनुपात में बनना रहता है, तो शरीर सामान्य साइज का बनता है, होता है, विकास होता है। ये वृद्धि हार्मोन हुआ। फिर आप देखिए, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और छठे नंबर, ये 4 हार्मोन हैं। दूसरे नंबर पर लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। तीसरे नंबर पर लिखा है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। चौथे नंबर पर लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। और छठे नंबर पर लिखा है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH। तो ये जो 4 हार्मोन मैं एक साथ बता रहा हूं, ये चारों मैसेंजर हार्मोन हैं। मैसेंजर माने संदेश पहुंचाने वाला, डाकिया। तो ये 4 हार्मोन मैसेंजर हार्मोन की तरह काम करते हैं, सिर्फ संदेश पहुंचाते हैं। कैसे संदेश पहुंचाते हैं, इसके लिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कोई बड़ा व्यापारी है और उसके पास 4 फैक्ट्रियां हैं। 4 फैक्ट्रियां हैं, 4 कारखाने हैं। तो वो बड़ा व्यापारी, कारखानों का मालिक, सुबह उठता है और अपने पहले संदेशवाहक, पहले डाकिए को बुलाता है और बोलता है कि मेरे पहले फैक्ट्री में जाओ और उनको बोलना कि वहां पर 100 टन शक्कर का आज बनाना है। तो पहला संदेशवाहक मालिक के घर से निकलता है और कारखाने में जाता है और मालिक के संदेश को सुना देता है कि आज 100 टन शक्कर बनना है। इसी प्रकार अब मालिक दूसरे संदेशवाहक को बुलाता है और बोलता है कि दूसरे कारखाने में जाओ और उनको बोलना कि 50 क्विंटल शक्कर नमक हमको बनाना है। तो दूसरा संदेशवाहक पिट्यूटरी से, मालिक के का घर से निकलता है और दूसरे कारखाने में जाता है और आदेश को सुना देता है और उस आदेश के अनुसार कारखाना उतना उत्पादन कर देता है। इसी प्रकार ये मालिक तीसरे संदेशवाहक को तीसरे कारखाने में भेजता है, चौथे संदेशवाहक को चौथे कारखाने में, और वो कारखाने और वो उसी आदेश के अनुसार उतना ही उत्पादन कर देते हैं। ठीक है। तो पिट्यूटरी को, पीयूष ग्रंथि को आप मानिए कारखानों का मालिक। और ये जो 4 हार्मोन हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे और छठवें नंबर पर, ये चारों हार्मोन हैं उसके संदेशवाहक, डाकिये। और ये डाकिये कौन कौन से कारखाने में जाते हैं? तो पहला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम का संदेशवाहक
थायराइड नाम के कारखाने में, थायराइड नाम के ग्रंथि में जाएगा और बताएगा कि उसको कितना थायराइड हार्मोन बनाना है, और थायराइड ग्रंथि उतना थायराइड हार्मोन बना देगा। फिर दूसरा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक एसीटीएच नाम का मैसेंजर हार्मोन डाकिया पिट्यूटरी से, अपने मालिक के घर से निकलेगा और दूसरे नंबर के कारखाने में जाएगा। दूसरे नंबर का कारखाना है एड्रीनलिन ग्लैंड्स, है ना, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है तो ये जाएगा एड्रीनलिन ग्लैंड्स में। हिंदी में इसको एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि इस हार्मोन के संदेश के अनुसार उतना उत्पादन कर देगा। फिर चौथे नंबर पर लिखा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी संदेशवाहक हार्मोन है और ये पिट्यूटरी के आदेश को लेकर हमारे प्रजनन ग्रंथियों में जाता है ना। जो प्रजनन ग्रंथि है, ओवरी या पुरुषों में टेस्टिस, उसमें जाता है और बताता है कि आज कितने हार्मोन का उत्पादन उसको करना है। और टेस्टिस या ओवरी पिट्यूटरी के आदेश अनुसार इस एफएसएच के संदेश के अनुसार उतना हार्मोन बना देते हैं। इसी प्रकार सबसे लास्ट वाला चौथा मैसेंजर हार्मोन मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से बाहर आता है उसकी आज्ञा को लेकर के, और त्वचा में जाता है और त्वचा को बताता है कि पिट्यूटरी ने कितने मिलेनोसाइट बनाने के लिए कहा है, और त्वचा उस आदेश के अनुसार उतना मिलेनोसाइट बना देता है। तो ये चारों संदेशवाहक हार्मोन हैं और अपने अपने ग्रंथि में जाकर के, अपने अपने अंग में जाकर के पिट्यूटरी के संदेश को पहुंचा देते हैं कि कितना हार्मोन उसको बनाना है, और वो ग्रंथि उस आदेश अनुसार उतना हार्मोन बना देती है। ठीक है। फिर पांचवें नंबर पर आप देखिए लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रो का मतलब होता है बनाना और लैक्टिन का मतलब होता है दूध। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन गर्भवती माताओं में शिशु के जन्म के बाद दूध की उत्पत्ति करता है, जिससे शिशु को पोषण मिलता है ना। गर्भवती माता में शिशु के जन्म के बाद ये हार्मोन बनता है। कहाँ बनता है? पिट्यूटरी में बनता है, और ये स्तनों में दूध की उत्पत्ति कराता है ताकि शिशु को, बच्चे को पोषण मिल सके, उसको भोजन मिल सके। फिर लास्ट में से सातवें नंबर पे लिखा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। ये हार्मोन ओवरी में, अंडाशय में, स्त्रियों में ओवरी पाई जाती है, अंडाशय पाया जाता है, तो ये अंडाशय के परिपक्वता के लिए काम करता है, उत्तरदायी होता है, और साथ साथ गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम है। तो ये 7 हार्मोन पिट्यूटरी के सामने वाले भाग से निकलता है और अपने अपने काम को अंजाम देते हैं। फिर पिट्यूटरी का पिछला भाग भी है। पिछला भाग 2 तरह के हार्मोन सर बनाता जी, ये है। 7वां नंबर एक बार फिर से बता दीजिए। ये गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। जी सर। पीछे वाला भाग, पिट्यूटरी का पीछे वाला भाग, आप पेज नंबर 190 191 देखिए, इसमें सब लिखा है, अलग से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर 190 191। तो पिट्यूटरी का पिछला भाग 2 हार्मोन बनाता है,
पहला है वेसोप्रेसिन। आप पेज नंबर 191 में देखिए, ऊपर में क्या लिखा है? वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन व्यक्ति को उसके मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए, बच्चा जब छोटा होता है तो वो कहीं भी यूरिन कर देता है। आपने उसको गोद में उठाया हुआ है और उसने सुसु कर दिया, आपके कपड़े भीग गए। इसी प्रकार आपने उसको बिस्तर में लिटाया हुआ है, उसने सुसु कर दिया और बिस्तर गीला हो गया। मतलब बच्चे का अपने मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा चौथे साल, पांचवें साल में पहुंचता है, उसको अब मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण होने लगता है। उसके शरीर में वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन बनने लगता है। और जैसे ही वेसोप्रेसिन नाम का हार्मोन बनना शुरू होता है, बच्चा अपने मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण कर सकता है। और अब वो बताने लगता है कि मम्मी मुझको बाथरूम जाना है या पापा मुझको बाथरूम जाना है। और बाथरूम जाने तक वह उस पर कंट्रोल रखे रहता है। तो वेसोप्रेसिन व्यक्ति को मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण प्रदान करता है। ठीक है, वेसोप्रेसिन नहीं रहेगा तो मूत्र प्रणाली पर नियंत्रण भी नहीं रहेगा। फिर दूसरा हार्मोन का नाम लिखा है ऑक्सीटोसिन। है ना, क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। ये सब आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा, नाम भी सुना होगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य काम है गर्भाशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करके बच्चे को जन्म देना। है ना, गर्भाशय की पेशियों में संकोच होता है, बहुत बल लगता है। और गर्भाशय की पेशियां जब संकुचित होती हैं, बल लगाती हैं, तो यह बच्चे को गर्भ से बाहर ढकेल देती हैं। बच्चे का जन्म हो जाता है। तो इस काम को कौन करवाता है? तो हम कहेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाता है। तो गांव में आपने डॉक्टर को डिलीवरी के समय ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगाते देखा भी होगा। तो ये बच्चे के जन्म से संबंधित है। और इसका एक और काम है, ये भी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की तरह गर्भाशय को गर्भ धारण के लिए तैयार करता है, निषेचन में मदद करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। फिर पिट्यूटरी के बाद हम आते हैं थायराइड ग्लैंड में। थायराइड ग्लैंड यहां गर्दन के पास जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसका नाम है, इसको आप थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है ना, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन वृद्धि हार्मोन की तरह ही शरीर और मन दोनों के विकास के लिए उत्तरदायी है। थायरॉक्सिन के बारे में पेज नंबर 182 में दिया गया है ना। थायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरॉक्सिन, पेज नंबर 182। तो चूंकि थायराइड हार्मोन शरीर में मेटाबॉलिज्म के लिए उत्तरदायी होता है, चय और अपचय भोज्य पदार्थों के पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अगर इसकी कमी पड़ेगी तो क्या होगा? भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और व्यक्ति मोटा हो जाएगा। उसका काम करने में उत्साह नहीं रहेगा, उसको नींद ज्यादा आएगी। और वहीं अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो जितना व्यक्ति ने भोजन किया है सारा का सारा पच जाएगा
बाद के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, बल्कि जो वसा शरीर में है उसको भी ये पचा देता है। तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, और चूंकि ऊर्जा ज्यादा बन रही है, गर्मी ज्यादा लगती है, पसीना आने लगता है, नींद कम हो जाती है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन भोजन के चय अपचय मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है, और यह मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव डालता है, और इसी कारण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी उत्तरदायी है। ये थायराइड हार्मोन का काम है। तो थायराइड हार्मोन के चित्र में आप देखेंगे कि 4 छोटे छोटे बिंदु जैसे वहां पर और ग्लैंड हैं और ग्रंथियां हैं। उसको हम कहते हैं पैराथायराइड ग्लैंड या पराअवटु ग्रंथि। ये पराअवटु ग्रंथि एक हार्मोन बनाती है जिसको हम पैराथॉर्मोन कहते हैं या कैल्सिट्रॉल कहते हैं। और पैराथायराइड हार्मोन शरीर में कैल्शियम के पाचन के लिए उत्तरदायी है। आप जो भी भोजन में कैल्शियम लेते हैं उसको हड्डियों तक पहुंचना है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन कैल्सिट्रॉल नहीं बना रहा है तो हड्डियां कमजोर होने लगेंगी, और अगर कैल्सिट्रॉल ज्यादा मात्रा में बन रहा है तो हड्डियों के ऊपर और भी ज्यादा कैल्शियम जुड़ने लगेगा, जिससे जॉइंट में स्टिफनेस आ जाएगी, जोड़ों में दर्द होने लगेगा। तो पैराथॉर्मोन या कैल्सिट्रॉल शरीर में कैल्शियम के पाचन से संबंधित है, और इसका कम निकलना या ज्यादा निकलना दोनों ही रोग को आमंत्रित करता है, शरीर को विकृत करता है। तो ये हुआ हमारा थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ये दोनों ही शरीर और मन के विकास के लिए आवश्यक हैं। फिर थायराइड के बाद आप नीचे आएंगे तो छाती में यहां पर हमको एक ग्लैंड मिलता है जिसको हम कहते हैं थाइमस, है ना। इसका नाम क्या है? थाइमस। और इसकी विशेषता है यह 12 साल तक के बच्चों में ही पाया जाता है। बच्चे की उम्र 12 साल से ज्यादा हो गई है तो थाइमस ग्रंथि खत्म होने लगती है, और 20 साल 25 साल तक पहुंचते पहुंचते थाइमस ग्रंथि गायब हो जाती है। तो थाइमस बच्चे में ही क्यों पाया जाता है? ये दिया है पेज नंबर 192 में थाइमस ग्रंथि के बारे में। क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है। आप क्या देखते हैं, बच्चे धूल में मिट्टी में खेलते रहते हैं, कीचड़ में खेलते रहते हैं, कहीं भी उनका चॉकलेट गिर गया तो उठा के खा लेते हैं, फल को बिना धोए खा लेते हैं। तो इन सब से क्या होगा? इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमारा शरीर बच्चों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए, संक्रमण से बचाने के लिए थाइमस ग्रंथि का निर्माण करता है। और ये थाइमस ग्रंथि बहुत सारे एंटीबॉडी बनाती है जो बच्चों के शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है। और इसलिए आप देखते हैं कि बच्चों में जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बच्चों में सर्दी खांसी हुआ है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। ये थाइमस ग्रंथि के कारण ही होता है। तो जैसे ही बच्चे समझदार हो जाते हैं, 14 साल 15 साल के हो गए, उनमें स्वच्छता वाली समझदारी आ गई, किस तरह से शरीर को स्वच्छ रखना है समझ आ गया, तो अब थाइमस ग्रंथि का काम समाप्त हो जाता है और ये धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, और 20 साल 25 साल तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह नष्ट हो जाती है।
तो थाइमस ग्रंथि 12 साल तक के बच्चों में पाया जाता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। थाइमस ग्रंथि से और नीचे आए तो आपको अधिवृक्क ग्रंथि मिलेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि का नाम अधिवृक्क इसलिए है क्योंकि ये वृक्क के ऊपर बैठा हुआ है ना। वृक्क के ऊपर टोपी जैसा ये लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम अधिवृक्क रख दिए हैं। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि एड्रिनलिन नाम का स्राव इससे होता है। इंग्लिश में इसका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड होता है। तो ये दो तरह का हार्मोन बनाती है। पेज नंबर 186 और पेज नंबर 187, इसमें आप देखिए दोनों तरह के हार्मोन का नाम लिखा गया है। तो पेज नंबर 186 में आप देखिए हार्मोन का नाम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 3 शब्दों से बना है। पहला है ग्लूको, दूसरा है कॉर्टी और तीसरा है कॉइड। ग्लूको माने ग्लूकोज के ऊपर काम करने वाला, कॉर्टी माने कॉर्टेक्स से निकलने वाला। कॉर्टेक्स किसको कहते हैं? बाहरी भाग को। तो बाहरी भाग से निकलने वाला कॉर्टी, और कॉइड्स माने हार्मोन। तो पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोज के ऊपर काम करता है और ग्लूकोज के तेजी से पचने में मदद करता है। तेजी से पचने का क्या मतलब हुआ? जैसे आप अपने घर जा रहे हैं और सामने एक पागल कुत्ता आ गया, तो पागल कुत्ते से बचने के लिए आप तेजी से भागना पसंद करेंगे, और जब आप तेजी से भागना पसंद करेंगे तो शरीर को बहुत तेजी से ऊर्जा बनाना पड़ेगा। तो ये उसी समय ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन तेजी से ऊर्जा का निर्माण करता है ताकि आप कुत्ते से बचकर भाग सकें या किसी भी चीज से बचकर भाग सकें। और ऐसी एक दूसरी स्थिति भी रहती है, जैसे आप किसी काम के कारण गुस्से में आ गए, आपको सामने वाले के ऊपर गुस्सा आ गया, आप लड़ने वाले हैं। तो लड़ने वाले हैं तब भी आपको बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की जरूरत होगी। तो उस समय ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन तेजी से ऊर्जा बनाने का काम करता है ना। इसलिए इसका नाम स्टेरॉइड भी है। ये बहुत सारे हार्मोन का समूह है, इसके भीतर स्टेरॉइड भी आता है। आप सुनते होंगे कि खेल में किसी खिलाड़ी ने स्टेरॉइड इंजेक्शन लेकर के फर्स्ट आ गया या खेल को जीत लिया। लेकिन जो आयोजक हैं, अगर उनको पता चल गया कि ये स्टेरॉइड का इंजेक्शन लिया हुआ है, तो उसको वो फेल कर देते हैं, उस पदक को वापस छीन लेते हैं, क्योंकि आपकी प्राकृतिक शक्ति नहीं थी, स्टेरॉइड से मिली थी। तो स्टेरॉइड का उपयोग गैर कानूनी है, लेकिन हमारा शरीर आवश्यकता के अनुसार स्टेरॉइड बनाता है। इसको हम भागो या लड़ो ये क्रिया कहते हैं। या तो आप किसी से बचकर भाग रहे हैं या किसी से लड़ रहे हैं, उस समय ये हार्मोन ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ा देता है और आपको कम समय में ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम है। फिर पेज नंबर 187 में देखिए क्या लिखा है, मिनरलो कॉर्टिकॉइड। फिर से 3 शब्दों से बना है। पहला है मिनरल, दूसरा है कॉर्टी माने कॉर्टेक्स से निकलने वाला, कॉइड हार्मोन। तो मिनरल के ऊपर काम करने वाला हार्मोन।
जैसे आपने बहुत ज्यादा मात्रा में नमक खा लिया, आपने 4 पैकेट कुरकुरे खा लिए, फिर आपने नमक वाला शरबत भी पी लिया, तो शरीर में खनिज की मात्रा ज्यादा हो गई। मिनरल की मात्रा ज्यादा हो गई। लेकिन ज्यादा नमक, ज्यादा मिनरल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये मिनरलो कॉर्टिकॉइड हमारे शरीर में खनिज पदार्थों के बैलेंस बनाने का काम को करता है। तो आपने जो ज्यादा नमक खाया है उसको ये यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देता है ना। एक संतुलन बनाता है कि हमारे शरीर में कितना मिनरल होना चाहिए। इसी प्रकार अगर आप नवरात्रि का उपवास रखे हुए हैं, 9 दिन तक आपने कुछ नहीं खाया, शरीर में खनिज पदार्थों की कमी पड़ गई, तो ये मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन हड्डियों से खनिज पदार्थ उधार ले लेता है और रक्त में मिला करके उसको शरीर के विभिन्न मांसपेशियों तक भेज देता है। तो ये कमी होने पर हड्डियों से ले लिया और मिनरल की अधिकता होने पर उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल दिया। मिनरलो कॉर्टिकॉइड हार्मोन हमारे शरीर में खनिज पदार्थों के संतुलन बनाने के काम को करता है। फिर अधिवृक्क ग्रंथि के बाद हम आते हैं पैनक्रियास पर, अग्नाशय ग्रंथि पर। अग्नाशय ग्रंथि में 2 हार्मोन बनते हैं। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन, है ना। इंसुलिन का नाम आप सबने सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कोशिका के भीतर प्रवेश करने में मदद करता है। जैसे आप भोजन करते हैं तो आपने भोजन में बहुत सारा ग्लूकोज लिया है, आइसक्रीम खाया है, मिठाई खाई है, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। तो इंसुलिन हार्मोन कोशिकाओं के पास जाता है और उसको दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित करता है कि भाई बाहर ग्लूकोज खड़ा है, उसको अंदर आने दो। तो कोशिकाओं का दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज कोशिका के भीतर प्रवेश करते हैं। तो ये एक प्रकार से ग्लूकोज के पाचन में मदद कर रहा है। लेकिन आप ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जब शरीर में इंसुलिन नहीं है या बहुत कम मात्रा में है। तो आप जो भोजन करेंगे, आपने जो ग्लूकोज लिया है वो रक्त में रहेगा, लेकिन इंसुलिन नहीं है तो कोशिकाओं का दरवाजा नहीं खुलेगा और ब्लड में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसी स्थिति को मधुमेह बीमारी या शुगर बीमारी या डायबिटीज कहते हैं, है ना। इंसुलिन नहीं है, कोशिका का गेट नहीं खुला और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली गई। तो हमारा शरीर इस बढ़े हुए ग्लूकोज को यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो यूरिन में शुगर आने लगता है, ग्लूकोज आने लगता है। तो हम ऐसे व्यक्ति में तुरंत ऐसी दवाइयां देते हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं या सीधे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। तो जैसे ही इंसुलिन फिर से शरीर में पहुंचेगा, यह कोशिकाओं को उसका दरवाजा खोलने के लिए प्रेरित करेगा और रक्त में जो ग्लूकोज भरा है वो फिर से कोशिकाओं में जाने लगेगा और जो बढ़ी हुई मात्रा थी वो सामान्य लेवल पर आ जाएगी। तो इस तरह से डायबिटीज का इलाज किया जाता है इंसुलिन की दवाओं के द्वारा। फिर
अग्नाशय एक दूसरा हार्मोन भी निकालता है। ये पेज नंबर 194-95 में दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो पेज नंबर 195 में ग्लूकागॉन हार्मोन का के बारे में बताया गया है। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपने रात में भोजन किया, आप पार्टी में गए थे, आपने वहां पर खाना भी खाया, गुलाब जामुन भी खा लिए, आइसक्रीम भी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, बहुत सारा ग्लूकोज हो गया। लेकिन रात में आपको तो सोना है, तो इस ग्लूकोज का ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ये ग्लूकागॉन हार्मोन इस ग्लूकोज को इकट्ठा करके रख लेता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके रख लेता है। और जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के आप तरह तरह के काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जल्दबाजी में कॉलेज जाते हैं या अपने काम में जाते हैं, तो उस समय ये रात में इकट्ठा किया हुआ ग्लूकोज काम आता है। तो ग्लूकागॉन इंसुलिन से विपरीत काम करता है। ये ग्लूकोज को इकट्ठा करके, जमा करके, भंडार करके रख लेता है और आवश्यकता के समय उसको ऊर्जा में बदलने में मदद करता है। तो ये पैनक्रियास का काम है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन इसके दो हार्मोन हैं। अब लास्ट में प्रजनन हार्मोन आते हैं, है ना। तो स्त्री शरीर में अलग हार्मोन होते हैं, पुरुष शरीर में अलग हार्मोन होते हैं। स्त्री शरीर में इस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये आपकी किताब में दिया है, पेज नंबर 196 और 197। पेज नंबर 196, पेज नंबर 197, इसमें प्रजनन हार्मोन्स के बारे में बताया गया है। पुरुषों में एक हार्मोन पाया जाता है जिसको हम पुरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। इसको आप एंड्रोजन भी कह सकते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। और स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन, महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो इनका काम है संतान उत्पत्ति करना, है ना। पुरुष और स्त्री की सहायता से संतान की उत्पत्ति करना, ये इसका प्रमुख काम है। और इसका दूसरा काम है शरीर में विशेषताओं को जन्म देना। जैसे छोटे बच्चे हैं, आपने एक ही हेयर स्टाइल और एक ही टाइप के कपड़े में उसको खड़ा कर दिया है, तो व्यक्ति आसानी से नहीं पहचान पाता कि कौन लड़की है कौन लड़का है। लेकिन जब उनकी आयु बढ़ती है और उनमें ये हार्मोन बनने लगते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन बनने लगा, तो क्या होगा? पुरुषों की दाढ़ी और मूछ आने लगती है, आवाज भारी हो जाती है, सिर के बाल थोड़े कम हो जाते हैं, छाती, कंधों, इन सब में बाल आने लगता है, मांसपेशियां थोड़ी उभर जाती हैं, पुरुष का शरीर थोड़ा सा रूखा सूखा दिखाई देता है। तो पुरुष के शरीर में ये विशेषताएं आने लगती हैं। ऐसे ही स्त्री हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण महिलाओं में भी, स्त्रियों में भी कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। जैसे सिर के बाल बढ़ने लगते हैं, आवाज सुरीली हो जाती है, शरीर चिकना चुपड़ा हो जाता है, वसा की मात्रा बढ़ जाती है और मासिक धर्म वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो पुरुष हार्मोन शरीर में पुरुष की तरह विशेषताओं को जन्म देते हैं और स्त्री हार्मोन शरीर में स्त्री की तरह की विशेषताओं को
जन्म देते हैं। तो इस तरह से संतान उत्पादन करना प्रमुख काम है, साथ साथ शरीर में अलग अलग विशेषताओं को जन्म देना इसका दूसरा काम है। तो इसके बाद ये अध्याय समाप्त होता है। अब पूरे किताब से अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। जिनको क्लास छोड़ना है वो छोड़ सकते हैं, जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। हमारा क्लास खत्म।